हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिफरेंट एंजाइम्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड क्लोनिंग वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पूरा पढ़ा था कि किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करते हैं और इनके प्रोसेस कैसे होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं और इनका मेन फंक्शन क्या होता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि डिजायर जीन को हमें कैसे निकालना है, उसे कट कैसे करना है एंड इसका आइडेंटिफिकेशन हमने पहले किया था। सेकंड हमारा था सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है हमारे कोर्स में जिसको हमें पढ़ना है, वो है डिफरेंट एंजाइम्स जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अलावा। तो यहाँ पर मैंने आपको कई सारे एंजाइम्स हैं जिनके बारे में लिखा है, इनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट एंजाइम जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। स्टूडेंट, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है इसका मेन फंक्शन होता है डीएनए स्ट्रैंड को बनाना। जो डीएनए बनता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक के बाद एक बिल्कुल ऑर्डर के अंदर ऐड होते चले जाते हैं और वो पूरा जो स्ट्रैंड है वो फॉर्मेशन हो जाता है उसका। ये जो वर्क होता है पॉलीमराइजेशन करना, किसका, न्यूक्लियोटाइड का बनाना, एक स्ट्रैंड को फॉर्म करना, ये डीएनए पॉलीमरेज का वर्क होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है आरएनए डिपेंडेंट। आरएनए डिपेंडेंट का मतलब है कि अगर आपको डीएनए स्ट्रैंड बनाना है, किससे, आरएनए स्ट्रैंड से बनाना है। आप जानते हैं आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, उसके ऊपर पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। अगर हम आरएनए से क्या बनाना चाहते हैं, डीएनए, जो कि प्रोसेस आपने पहले भी पढ़ा था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसमें हम आरएनए से किसका फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए का। तो उस समय जो एंजाइम काम में आएगा दैट इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो एड करता है न्यूक्लियोटाइड्स को, कहां पर, आरएनए टेम्पलेट से एड करने का वर्क करता है। दूसरा एंजाइम मैंने लिखा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये बिल्कुल सिंपल एंजाइम है जो नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड को फॉर्म करता है। आप सब जानते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, तो डीएनए का एक स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होता है और दूसरा उसका टेम्पलेट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उससे ही दूसरे स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते हैं, और वो जो दूसरा स्ट्रैंड होता है जो बनता है डीएनए टेम्पलेट से, उसे हम सीडीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के नाम से जानते हैं। तो जब नॉर्मल डीएनए का स्ट्रैंड या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा तो उसमें जो एंजाइम वर्क करेगा दैट इज डीएनए डिपेंडेंट, जो कि डीएनए टेम्पलेट से बनाएगा डीएनए को। और ये किससे बनाता था, ये आरएनए टेम्पलेट से बनाता है। नेक्स्ट एंजाइम है हमारा लाइगेज। लाइगेज एंजाइम का वर्क होता है टू डीएनए सेगमेंट्स को ज्वाइन करना, क्योंकि आप जानते हैं आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, यानी एक डीएनए को दूसरे डीएनए से ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने का जो वर्क होता है वो लाइगेज एंजाइम का होता है, कट करने का जो वर्क होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट एंजाइम है दैट इज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, बिकॉज आप जो सारा वर्क करते हैं, अधिकतर जो आप कॉम्पिटेंट होस्ट लेते हैं, जो परपोषी कोशिका आप यूज करते हैं, जिसके अंदर हम डिजायर, हमारा जो जीन है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं या हमारा डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो एक बैक्टीरियल सेल ही होती है। बैक्टीरियल सेल से ही हमें प्लाज्मिड निकालना होता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर ही हमें जो हमारा फॉरेन डीएनए उसे इंट्रोड्यूस करना होता है। तो इसके लिए हमें उस सेल वॉल को डिसॉल्व करना होता है ताकि हम हमारे डिजायर जीन को उसके अंदर पहुंचा सकें। तो जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो क्या करता है, वो बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करता है, डिग्रेड करता है, उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है ताकि हम इजी वे में पहुंचा पाए हमारा डिजायर जीन। नेक्स्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, इसको आप अच्छे से समझें। इसे हम कहते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज, यानी क्षारीय फॉस्फेटेज हिंदी में बोलते हैं। इसका वर्क क्या होता है, कट द फॉस्फेट एट 5 एंड ऑफ सर्कुलर डीएनए। आपको पता है कि आप यहाँ पर प्लाज्मिड से डील कर रहे हैं, यानी प्लाज्मिड क्या होता है, एक सर्कुलर डीएनए होता है। तो सर्कुलर डीएनए आप जानते हैं इस तरीके का डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है। और डीएनए में आपने जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो आपने देखा था उसके अंदर एक 5 एंड होता है जिस पर फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक 3 एंड होता है जिस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो जो 5 एंड ग्रुप और 3 वाला ग्रुप होता है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से आपस में फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो जब भी कट करना होता है तो हम क्या करते हैं, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड को कट कर देते हैं जिससे कि सेपरेट हो जाता है डीएनए। लेकिन जैसे ही सर्कुलर डीएनए को हमें लीनियर बनाना होता है, क्योंकि आपको जो भी वर्क करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, वो सर्कुलर डीएनए पे नहीं बनता। सर्कुलर डीएनए को हमें क्या करना होता है, बिल्कुल लीनियर करना होता है, यानी बिल्कुल रेखित करना होता है। तो जैसे ही हम इसको कट कर लीनियर करते हैं
वापस से इसका जो 5 एंड होता है और जो 3 एंड होता है वो डाइस्टर बॉन्ड बना लेता है। तो यानी इसकी जो नेचर होती है वो सर्कुलर बनी रहती है, जबकि आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए में वर्क करने के लिए इसे क्या करना होगा, इसे लीनियर करना होगा। और लीनियर करने के बाद इसके दोनों एंड जो है वो फ्री होने चाहिए, वापस से वो जुड़ने नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस एंजाइम का यूज करते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज का, जो कि इसके 5 एंड पर जो फॉस्फेट प्रेजेंट होता है उसको कट कर देता है। जब फॉस्फेट वहां से कट हो जाता है तो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो बनेगा नहीं, इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, और जो सर्कुलर डीएनए है वो लीनियर ही बना रहेगा, ताकि आप इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बदल सकें या इसमें कोई दूसरा डीएनए जोड़ सकें या इसे किसी दूसरे डीएनए के अंदर ज्वाइन कर सकें। तो दीज आर द मेन स्पेसिफिक एंजाइम जो कि कहाँ यूज होते हैं, हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, जिनके अलग अलग फंक्शन हैं जो हमें टाइम टू टाइम हमें जिनको यूज करना है। अब हम ये पढ़ रहे थे फर्स्ट स्टेप, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का पूरा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो उसकी फर्स्ट स्टेप हमारी हो चुकी थी। अब सेकंड स्टेप जो है वो क्या होती है, आपको मैंने पहले सारी स्टेप्स के बारे में शॉर्ट में बता दिया था कि कौन कौन से स्टेप होती हैं। तो सेकंड स्टेप है हमारा सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, आप क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन क्यों करते हैं? हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर डिजायर जीन जो था हमारा उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उसे हमने कट कर लिया। कहां से, जिस डीएनए के अंदर वो था उसका जो भी पार्ट हमें लेना था डिजायर जीन का वो कट कर लिया है। लेकिन आपको मैंने बताया था इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, हमें इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है इसकी, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, क्लोनिंग वेक्टर की। क्योंकि जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं वो किसी भी सेल के अंदर जब इंट्रोड्यूस हो जाते हैं उसके बाद उनमें सेल्फ रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, यानी उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकें। तो इसलिए हमें सिलेक्शन करना होता है किसका, क्लोनिंग वेक्टर का। तो वाई क्लोनिंग वेक्टर रिक्वायर्ड, हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, क्लोनिंग वेक्टर replicate desired gene when introduced into host cell। देखो आपको मैंने पहले ये चीज बता दी थी कि जब तक आप इस प्लाज्मिड को, यानी क्लोनिंग वेक्टर हमारा क्या होगा, अभी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर होते हैं। जो भी क्लोनिंग वेक्टर आप लेंगे उनकी ये क्वालिटी है कि वो रेप्लिकेट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट होना उनका प्रोसेस होता है। तो जब हम उसमें किसको जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे डिजायर जीन को, तो साथ में हमारा डिजायर जीन है वो भी रेप्लिकेट हो जाएगा। लेकिन ये पूरा प्रोसेस कब होता है, जब हम इसे किसी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वो सेल होती है हमारी होस्ट सेल या कॉम्पिटेंट सेल, पदकोशी कोशिका जिसे बोलते हैं, उसमें हम हमारा जो भी वांछित जीन है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो एक अगर हम बात करें क्लोनिंग वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स की या इसकी जो स्पेशलिटी होती है, मुख्य विशेषताएं होती हैं किसकी, क्लोनिंग वेक्टर की, वो क्या क्या होनी चाहिए। तो पहले हमें इसको डिस्कस करना है कि एक क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्लोनिंग वेक्टर कोई भी हो, हमेशा ये ध्यान रखना है उसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग का प्रोसेस होना चाहिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, यानी अपने आप को रेप्लिकेट करना, प्रतिकृति करना, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिकृति करना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्वालिटी, दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। क्योंकि हमें क्या करना है, डुप्लीकेट ही करना है हमारा जीन, तो इसलिए इसके अंदर क्या होना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्वालिटी होनी चाहिए, अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सके। दूसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, इसको इजी वे में सेपरेट एंड इंट्रोड्यूस इजीली इनटू होस्ट सेल। कोई भी सेल जिससे आपको ये निकालना है तो उसको सेपरेट करना भी इजी रहे, क्योंकि आप जब निकालेंगे प्लाज्मिड को तो किसी बैक्टीरियल सेल से निकालेंगे। अगर प्लाज्मिड आपने यूज किया है क्लोनिंग वेक्टर तो किसी न किसी सेल से निकालेंगे तो उसको निकालना भी आसान हो, और जब हम किसी होस्ट सेल में इसको वापस से इंट्रोड्यूस करें तो इसको इंट्रोड्यूस करना भी हमारा आसान रहे, हम आसानी से उसका निवेशन करा सके, उसको प्रवेश करा सके सेल के अंदर, ये उसके अंदर होना ही चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन, कम से कम एक रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होनी चाहिए, एटलीस्ट वन रेस्ट्रिक्शन साइट इज प्रेजेंट। एक से ज्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम
एक रेस्ट्रिक्शन साइट इसके अंदर होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन या रिकॉग्निशन साइट जिसे हम बोलते हैं, या विशेष स्थल जिसे हम बोलते हैं, ये क्या होते हैं बेटा? ये डीएनए के अंदर स्पेशल मैंने आपको बताई कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, यानी 6 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है जो कि आगे और पीछे से एक जैसा होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना, GAATTC। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कितने बेस पेयर आपको नजर आ रहे हैं? 6। और आपको ये जो 6 बेस पेयर दिख रहे हैं, ये एक तरह से क्या होते हैं? विशिष्ट स्थल होते हैं जिन्हें हम रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। डीएनए एक सिंगल स्ट्रैंड तो होता नहीं है, आप जानते हैं, डबल स्ट्रैंड होता है। तो दूसरा पार्ट हमारा इसका क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए, तो आप इन दोनों इस तरह की सीक्वेंस आपको जहां पर भी मिलेगी, दीज सीक्वेंसेस आर नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। यानी आप यहां से देख रहे हैं, इसको यहां से पढ़ेंगे और यहां से पढ़ेंगे, एक जैसा दिख रहा है। जैसे कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे, कनक। कनक को आप उल्टा और सीधा पढ़ते हैं, एक जैसा होता है। मलयालम है, मलयालम को उल्टा और सीधा आप पढ़ेंगे, पीछे से आगे से फॉरवर्ड और बैकवर्ड से वो एक जैसा ही नजर आएगा। सेम इज आप यहां से इसको देख रहे हैं तो जी यहाँ पे पहले नजर आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो जी यहाँ पर पहले। तो इस तरह की जो सीक्वेंस होती है ये रिकॉग्निशन साइट होती है, ये डीएनए के अंदर होती है। इनको पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइडेंटिफाई करता है और फिर कट करता है। जैसे कि अगर हमें ई को R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करना है तो उसका ये काम होता है, वो जी और ए के बीच में ही कट करेगा, जैसा कि मैंने आपको उस समय बताया भी था। तो स्पेशल सीक्वेंसेस होती हैं ये जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाता है। तो अगर ये प्लेजमेंट में नहीं प्रेजेंट होगी तो फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे कट लगाएगा और कैसे हम उसमें डिजायर्ड जीन को जोड़ेंगे? क्योंकि आप देखते हैं कि जब हम, देखो ये प्लाज्मिड लेते हैं, ये प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर का यहाँ पर काम कर रहा है, तो आपको इसमें हमारा डिजायर्ड जीन जो है या डिजायर्ड डीएनए को यहाँ पर जोड़ना है, ज्वाइन करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इसे कट करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो कट करने के लिए हमें क्या चाहिए? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पर कट लगाएगा? वो जो साइट होती है उस साइट को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। जब उसको वो साइट मिल जाएगी वहीं पर ही वो कट लगाएगा। तो हमेशा याद रखिए, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर एक रिकॉग्निशन साइट हमेशा होनी चाहिए। फोर्थ, अगर हम बात करें इसकी क्वालिटी की, वो है मार्कर जीन। मार्कर जीन शुड बी प्रेजेंट। मार्कर जीन क्या होते हैं ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। मार्कर जीन शुड बी प्रेजेंट। किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर मार्कर जीन का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्कर जीन जो होते हैं ये हमें ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स के बीच के डिफरेंस को बताते हैं। यानी जब आप प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल में डालेंगे तो जरूरी नहीं है बेटा कि हर बैक्टीरियल सेल जो है उसके अंदर प्लाज्मिड चला जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होता। कई सारे ऐसे रीजंस होते हैं कि आपने प्लाज्मिड में पूरा हमारा जो डिजायर जीन यहाँ पर एड कर दिया है, पूरा जोड़ दिया है। अब आप इसको क्या करना चाहते हैं? इसको बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है आपको, क्योंकि जब तक आप इसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे तब तक ये रेप्लिकेट कैसे होगा? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बैक्टीरियल सेल के अंदर ये पहुंच जाए। हम बहुत सारी बैक्टीरियल सेल की कॉलोनी लेते हैं और उनके अंदर ये प्लाज्मिड्स डालते हैं, लेकिन किसके अंदर जाएगा किसके अंदर नहीं जाएगा ये हमें कैसे पता लगेगा? तो इसको पता लगाने के लिए हम हमेशा ध्यान रखिए, जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर होगा उसमें मार्कर जीन प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है? ये वो सेल जो सेल रूपांतरित हो चुकी है या नहीं हो चुकी है उसको पहचान लेते हैं। जो सेल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी वो आप निकाल लेंगे, क्योंकि आपके काम की वही है। जिसमें प्लाज्मिड पहुंचा ही नहीं तो वो तो रेप्लिकेट ही नहीं होगा, तो उस सेल के लिए आपका कोई मतलब नहीं, वो नॉन ट्रांसफॉर्म होती है। ट्रांसफॉर्म सेल्स वो होती हैं जिनके अंदर प्लाज्मिड जा चुका है और वही सेल आपके काम की होती है। लेकिन उन सेल को पहचानने का जो वर्क होता है वो किसका होता है? मार्कर जीन का। और मार्कर जीन जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। अभी इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो जीन क्या होते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं यहाँ पर जो मार्कर का काम करते हैं। लास्ट क्वालिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें वो क्या होती है? फिफ्थ क्वालिटी, किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर जब जीन एक्सप्रेशन होता है, यानी जब जो भी जीन आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो हमारे लिए जब भी वो इंपॉर्टेंट होगा जब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। तो एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस का मतलब है वो जीन हमारा फंक्शनल हो जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज आपने ल्यूसीफेरिन जीन को इंट्रोड्यूस करवाया, तो ल्यूसीफेरिन जीन अब एक्सप्रेशन कब करेगा? जब वो इस ल्यूसीफेरिन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाए। प्रोटीन जब उसमें बन जाएगा ल्यूसीफेरिन, तब जाके उसके अंदर क्या होगा? लाइट की जो एमिटिंग प्रॉपर्टी आएगी। तो ये फंक्शनल कैसे होता है? इसके लिए बेटा क्लोनिंग वेक्टर में स्पेशल टाइप के जीन्स होते हैं जिन्हें हम नाम से जानते हैं, ऑपरेटर जीन होता है। तो मैं यहाँ पर जो फिफ्थ हमारी क्वालिटी है उसमें आपको ध्यान रखना है, इन क्लोनिंग वेक्टर
special types of genes should be present for gene expression। जो भी जीन आपने इंट्रोड्यूस करवाया है वो तब तक अपने आप को अभिव्यक्त या एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जब तक उसके अंदर ये जीन्स प्रेजेंट ना हो। ये जीन्स कौन कौन से होते हैं? ऑपरेटर जीन, इनका अभी वर्ग आपके कोर्स में नहीं है। ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्लोनिंग वेक्टर के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ये जीन आप ये समझिए कि जब तक ये जीन उसके अंदर नहीं होंगे तब तक जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। जीन एक्सप्रेस करने का जो प्रोसेस होता है उसमें जीन को पहले ऑन करना होता है, यानी वो अपने प्रोसेस को शुरू बिल्कुल बिगिन करेगा, उसके बाद वो स्टॉप भी करेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है शुरू करने का, स्टॉप करने का, इन सब के लिए स्पेशल टाइप के जीन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? क्लोनिंग वेक्टर में। और इन जीन को हम बोलते हैं जैसे कि रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन। तो जब तक ये नहीं होंगे तब तक जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा, और जब तक एक्सप्रेस नहीं करेगा तो हमारे लिए सेल्फ कोई मीनिंग नहीं है उसका। तो दीज आर द क्वालिटीज, ये क्वालिटीज हैं एक क्लोनिंग वेक्टर की जो उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो सक्सेसफुली हमारे डिजायर जीन को क्या करेगा? डुप्लीकेट करेगा, उसको रेप्लिकेट करेगा। अब हम क्लोनिंग वेक्टर जो हैं वो कौन कौन से काम में लेते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो क्लोनिंग वेक्टर कौन सा हम लेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास अवेलेबल कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर हैं, जैसे कि हम यहाँ पर स्टडी करेंगे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड तो हमें करना ही है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है एज ए क्लोनिंग वेक्टर वो प्लाज्मिड ही होता है। इसके अलावा हम बैक्टीरियोफेज को भी यूज करते हैं और हम कॉस्मिड्स को भी यूज करते हैं। तो ये में 3 हमारे सिलेबस में है, कॉस्मिड, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। ये किस तरीके से क्लोनिंग वेक्टर का वर्क करेंगे, ये क्या होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे।